Hello friends, welcome to Choose Another IAS. Today we will discuss I am Lakshman Political Science. ये एक महत्वपूर्ण बुक है जो कि यूपीएससी सिलेबस प्री से लेकर मेन तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सब में एक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती है। इसलिए इसको बाइबल भी कहा जाता है यूपीएससी का। तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं, उसी प्रकार से इस के भी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे और समय को व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले स्टार्ट ही कर देते हैं। भारत में ब्रिटिश 16वीं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। अर्थात जो सिपाही विद्रोह था, इसको हम स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र पहला संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद जो 1858 के बाद जब अब इसको क्राउन के ब्रिटिश ताज के रूप में जाना गया और ये जब 15 अगस्त 1947 तक भारत में स्वतंत्र प्राप्ति का अनवरत रूप से जारी रहा और स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। यहाँ इसको अमल में लाने के लिए उद्देश्य 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो कब किया गया इसका? 1940 और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ये भी एक महत्वपूर्ण डेट है, इसको भी याद रखो। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। इसी दिन से हम 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं, क्योंकि इसी दिन से पूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया था। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक व्यवस्था ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिगत रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं में हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षों के अंतर्गत काल क्रमबद्ध रूप में यहाँ दी गई है। कंपनी का शासन 1773 से शुरुआत हुई और 1858 तक चला। 1857 में हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ के सम्राट को अपना दायित्व संभाल दे दिया और 1858 से 1947 तक हम सम्राट का शासन के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं 1773 से 1858 तक जो एक्ट थे, उन एक्टों को देखेंगे जो कंपनी का शासन के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ओके दोस्तों, यह पहला कदम था जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्थापित किया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अर्थात इससे पहले हम बंगाल को गवर्नर कहा करते थे। 1773 के बाद इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। और क्या किया गया? इसके 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया गया और इसके जो पहले हमारे गवर्नर बने जो हमारे लॉर्ड वेनी हेस्टिंग थे। और दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो हमारा सबसे पहला उच्चतम न्यायालय कब खुला? 1774 में। और कहाँ पर खुला? एक कोलकाता में, जिसका मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 4th पॉइंट देखते हैं इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो इसी एक्ट के थ्रू जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई और इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार का देना आवश्यक कर दिया गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट जो कि 1781 का संवैधानिक अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए, अर्थात जो हमने 1773 का जो एक्ट पारित किया था उसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उनको ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने, तो उस समय जो एक्ट कहाँ पारित किए जाते थे, हमारे इंडिया के ब्रिटिश संसद में पारित किए जाते थे। ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसको डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा एक्ट है, तो हम डायरेक्टली उसको आंसर दे सकते हैं 1781 का एक्ट डायरेक्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इस कानून के निम्नलिखित विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। इस कानून के गवर्नर जनरल तथा काउंसिलिंग को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए उन्हें पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने की दौरान कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया। और देखते हैं नेक्स्ट, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अब ना तो रेवेन्यू रिसेप्ट करेगा, ना ही वो राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को देखेगा। अब इसको अलग कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। नेक्स्ट 4th पॉइंट देखते हैं इसी एक्ट का। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि कोई प्रांतीय न्यायालयों के अपील गवर्नर इन काउंसिलिंग के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। 5th पॉइंट देखते हैं, इस कानून में गवर्नर जनरल इस काउंसिल के प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल के लिए नियम विनियम के बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब देखते हैं दोस्तों 1786 का एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें या मांगें रखी थी, जो इस प्रकार हैं। पहली यह थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरा यह था कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपयुक्त शर्तों को 1786 कानून के प्रावधानों में रूप में जोड़ा गया। अब देखते हैं दोस्तों 1793 का चार्टर कानून, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस कानून की निम्नलिखित विशेषता थी। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिलिंग के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तो का विस्तारित कर दिया गया। और अगला पॉइंट देखते हैं इसी का। इसने गवर्नर जनरलों को अधीनस्थ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिक अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसने कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। अगला पॉइंट देखते हैं। इसने व्यवस्था दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। अब अगला एक्ट देखते हैं, चार्टर कानून 1813 का, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधारी को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनियों के एकाधार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा के प्रभुत्व को प्रकट हुआ स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में
बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस एक्ट को कहते हैं। यह 1784 का एक्ट को हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अब इसके अंतर्गत देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में एक पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया और इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधि को अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार दोस्तों देखते हैं ये अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, यह भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला एक्ट 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश सरकार के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ओके दोस्तों, आई थिंक पहले क्या हुआ, पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब जिसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। पहले कानूनों को क्या कहा गया, नियामक कानून, और नए कानूनों के तहत बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और इसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू किया गया और इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों की किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और आगे देखते हैं दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताओं को देखते हैं दोस्तों। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद और जोड़े गए। इन्हें विधान परिषद कहा गया। इससे पहले विधान परिषद को नहीं था। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी एक्ट का। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो कभी कभी पूछ लेता था मैकाले समिति की कब नियुक्ति की गई थी, 1854 में।
इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया। भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने 14 पॉइंट देखिए इसी एक्ट का, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब देखते हैं दोस्तों ताज का शासन, यहाँ से शुरुआत होता है ताज का शासन। 1857 से 1947 तक ये ताज का शासन चला। और अब देखते हैं 1857 का भारत सरकार अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, अब यह ताज का शासन प्रारंभ हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। और इस अधिनियम की विशेषता देखते हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत को वायसराय कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया। पहले क्या था, पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, फिर उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, अब इसे भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। एक नए पद भारत के राजस्व सचिव, तो पूछ लिया जाता है कभी कभी राजस्व सचिव किस एक्ट के थ्रू हुआ, वो 1858 के तहत हुआ, का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और आगे देखते हैं 4 पॉइंट इसी एक्ट का, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस प्रकार भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और का नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली का कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। आगे देखते हैं दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों का शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय के कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा शुरू की हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को लड़ दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई और इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1870 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय के परिषद का एक सदस्य अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिलिंग
की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति का अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि तक मात्र 6 माह होती थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे के जो अगले एक्ट हैं उनको अगले वीडियो में देखते हैं। सो आई होप you like this video. Please subscribe, share and comments please, and thanks for the watching. Thank you.